हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्कीन्स से। कल हमने पढ़ा था एल्कीन्स के बारे में। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विथ एल्कीन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, क्लास 11th, उसके लिए जो ये पहली बार वीडियो देख रहा है। ठीक है, एल्कीन्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो हमने कल सीक्वेंस फॉलो किया था। ठीक है, सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? एमओपीज। एमओपीज यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं एल्कीन्स के? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज एल्कीन। पहले मैं कलर चेंज कर लूं। एल्कीन्स क्या होते हैं? बेसिकली डबल बॉन्डेडली जितने भी एटम्स होते हैं कार्बन, उन्हें हम बोलते हैं एल्कीन्स। ठीक है, व्हाट हैज हैपेंड टू इट? तो एल्कीन्स क्या क्या होते हैं? जितने भी हमारे डबल बॉन्डेडली कार्बन होते हैं उसे हम कहते हैं एल्कीन। ठीक है, इसके साथ हमारे साथ वैलेंसी पूरी करने के लिए जो भी हाइड्रोजन लगने होंगे वो लग जाएंगे। इन्हें हम लोग और क्या बोलते हैं? दिस इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसका मैकेनिज्म सर्च करेंगे, मतलब हम इसका मैकेनिज्म जानेंगे कि आखिर ये बनते कैसे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद एमओपीज। आप इसके नोट्स साथ के साथ बना सकते हो, लेकिन मीडियम मानो तो साथ के साथ नोट्स मत बनाया करो, पहले एक चीज समझ लिया करो, उसके बाद यू विल गेट टू नो हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है, या चलो, सबसे पहले इसका जो मैकेनिज्म होता है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हाइड्रोकार्बन 4 टाइप के होते हैं। उनमें से एक टाइप है एल्कीन, और इसका मैंने मैकेनिज्म आपको बताया था EAR, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगा? सबसे पहले कार्बोकेटायन बना के। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कार्बोकेटायन से। ठीक है, कार्बोकेटायन मैंने आइसोमेरिज में भी बताया था, आई गेस। जब रेडिकल मैंने बताया था फरार रिएक्शन में, तब भी मैंने बताया था कि जिस भी कार्बन पे हम लोग डबल बॉन्ड लगाते हैं और उसके 3 अलग बॉन्ड बने रहते हैं, उसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कीन बनने का फर्स्ट मेथड है कार्बोकेटायन बनाना। कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? ये हमारा वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, कार्बोकेटायन हम लोग किस 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 तरीके से कार्बोकेटायन बनाते हैं? सिंपली वेकेंट ऑर्बिटल जब भी इसकी वैलेंसी पूरी ना हो, उस तरीके से कार्बोकेटायन बन जाता है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि एक कार्बोकेटायन बन गया, लेकिन वो कितना स्टेबल है, कितना वो काम करेगा, कितना नहीं करेगा, हाउ विल गोइंग टू लर्न? हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम है भी या नहीं है? तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले मेरा तरीका होगा इसका हाइड्राइड शिफ्ट करके। शिफ्ट में एस समझ जाना, शिफ्ट है। फिर इसका तरीका होगा मिथाइल शिफ्ट करके। उसके बाद इसका तरीका हो सकता है आपको फिनाइल रिंग शिफ्ट करके, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद रिंग एक्सपेंशन करके, या फिर आपकी रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको यही बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है? जब भी हम हाइड्रोजन को एक बॉन्ड तोड़ के उसे दूसरे कार्बन पे ले जाते हैं, यानी इसका हमने बॉन्ड तोड़ा और इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ अटैच किया, उसे हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। उसी तरह मान लो एक CH3 है, एक C है, और ये एक C है। अगर हम जब भी इस ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर देंगे इसके साथ CH3 में, तब उसे हम क्या बोलेंगे? हम्म, तब उसे हम बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, बिकॉज हमारा पूरा का पूरा एक मिथाइल ग्रुप, एक सेकेंड, हाँ, पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होके आ गया। अब ये यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ओके, अब आ जाओ फिनाइल शिफ्ट पे। फिनाइल क्या होता है? फिनाइल इज द बेंजीन रिंग। ये वाली बेंजीन रिंग देखी है ना आप लोगों ने? जब ये एक कार्बन से अटैच है और इसे मैं यहाँ से तोड़ के किसी दूसरे कार्बन पे ले आऊँ, तो उसे मैं कहती हूँ फिनाइल शिफ्ट। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है? अगर एक 4 मेंबर वाली रिंग है, वो स्टेबल होने के लिए 5 मेंबर वाली रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे मैं कहूंगी फिन रिंग एक्सपेंशन। और अगर मान लो एक 4 मेंबर वाली रिंग स्टेबल होने के लिए 3 मेंबर रिंग में शिफ्ट कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे मैं कहूंगी रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपने जो भी पढ़ा, दिस इज जस्ट अ बेसिक वेरी ओवरव्यू, सुपरफिशियल है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, व्हाट इज हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ी स्लाइड्स डुप्लीकेट कर लूँ।
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्राइड शिफ्ट से। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट अभी मैंने बताया हाइड्रोजन का शिफ्ट, यानी फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए एक कंपाउंड लिया है दिस, इसमें मैंने यहाँ हाइड्रोजन, जितनी भी जगह वैलेंसी कंप्लीट करनी है हम वहां पे लगाएंगे हाइड्रोजन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लस चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, इस प्लस चार्ज को रखने के लिए मुझे एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एक प्लस चार्ज यहाँ रखा। अब आप यहाँ पे काउंट करो अल्फा कार्बन कितने हैं। अल्फा कार्बन क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के साइड वाला कार्बन। तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, अल्फा हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से अटैच है, तो एक ये और एक ये। तो यहाँ पे केवल दो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है। आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ी हुई है, उसमें जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उतनी ही आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इन सब चीजों को हटा के, जैसे कि मैंने ये हटाया, आप समझ गए ना क्या होता है। अब यहाँ से हम लोग शिफ्ट करेंगे प्लस चार्ज। कैसे, अगर सोचो मेरा प्लस चार्ज यहाँ होता, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे कुछ देर के लिए भूल जाओ कि ये व्हाइट वाला प्लस चार्ज है, अगर मेरा प्लस चार्ज यहाँ होता तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन होते, एक ये होता एक ये होता। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होते, एक दो तीन चार पाँच छः, इसका मतलब मेरे पास छः अल्फा हाइड्रोजन होते। तो मेरा कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला स्ट्रक्चर। इसका मतलब मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट, एक दो तीन, अब ये बताओ चार पाँच छः मैंने क्यों लिखा, इसलिए बिकॉज इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी नहीं है। इसका मतलब कि कोई ना कोई तो एक हाइड्रोजन इसके पास आना पड़ेगा, और वो कौन सा हाइड्रोजन होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, चार बॉन्ड, लेकिन अगर एक प्लस चार्ज भी है उसके साथ तो वो तो चार बॉन्ड बना नहीं सकता है। ठीक है, तो ये अपना हाइड्रोजन यहाँ करेगा शिफ्ट। शिफ्ट करने के बाद ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें आपके पास छह अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसे ही हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। जब हम हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं और उसकी जगह हम लोग प्लस चार्ज लगा देते हैं, क्यों, ताकि हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए। हमेशा ये अल्फा हाइड्रोजन के साथ ही करना है आपको। अब अगर हम दो तीन इसके अच्छे एग्जाम्पल देखें, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, एक हमारे पास ये है, देखो इसे मैं ऐसे लगाती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 पेंटेन। अब पेंटेन पे मैंने यहाँ पे लगाया है एक प्लस चार्ज। अब आप सोचो यहाँ पे कहाँ सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा। अब अगर मैं इसके दो तीन स्ट्रक्चर बनाऊं, तो एक इसका स्ट्रक्चर ये बन सकता है जहाँ पे मैं इस प्लस को उठा के यहाँ ले आई हूँ। अब मेरे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, पहले कितने थे, पहले एक ये अल्फा कार्बन था, ये अल्फा कार्बन था, तो इसके पास दो होंगे, इसके पास तीन होंगे, तो पहले ये पांच अल्फा हाइड्रोजन के साथ था। ठीक है, अब ये कितने के साथ है, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे, एक। ठीक है, एक होगा, इसका मतलब यहाँ पे अब टोटल कितने हो गए, तीन अल्फा हाइड्रोजन। अब आप इसे यहाँ शिफ्ट करोगे क्या, नहीं, आप इसे यहाँ शिफ्ट नहीं करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट रूल यहाँ का यही है कि आप एक कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज तब तक शिफ्ट कर सकते हो जब तक नेक्स्ट कार्बन वाला, नेक्स्ट जो कंपाउंड बने वो पिछले वाले से ज्यादा स्टेबल हो। अगर यहाँ पे थ्री अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं और यहाँ पे फाइव अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं, तो ये तो ज्यादा स्टेबल हो गया। तो आप एक स्टेबल कंपाउंड से अनस्टेबल कंपाउंड पे नहीं आ सकते हो। नो मैटर, कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर मैं इसे यहाँ शिफ्ट कर दूं तो इसके पास एक दो तीन हाइड्रोजन, एक दो तीन हाइड्रोजन और एक दो, यानी इसके पास कितने हो जाएंगे, आठ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन मैं ये काम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तो कर नहीं सकती, मुझे ये बीच में आना पड़ेगा। कंसिडर दिस कि ये कोई गड्ढा है और ये एक पुल है, अगर आपको एक पुल पे आना है तो आप उसे गड्ढे में गिर के तो नहीं आ सकते ना। दैट्स वाई यू कैन नॉट कम टू अ कार्बन compound where it is unstable than the previous carbon compound। ठीक है, अब आ जाओ मिथाइल शिफ्ट क्या होता है। ठीक है,
मिथाइल शिफ्ट अभी मैंने बताया, जब हम पूरा का पूरा एक मिथाइल ग्रुप उठा के दूसरे पे लगा देते हैं। अब मैं इसे डिटेल में समझाती हूँ। CH3 है मेरे पास, यहाँ पे भी मेरे पास CH3 है, यहाँ पे CH3 है। इसके साथ एक मेरे साथ टर्शरी कार्बन लगा हुआ है। टर्शरी कार्बन क्या होता है? जो तीन अलग अलग कार्बन से, टर्शरी नहीं, ये क्वाटरनरी कार्बन है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी तो CH3 होगा, CH2। क्यों? मैं एक प्लस चार्ज लगा दूंगी तो CH2 हो जाएगा ना। ये मेरे पास एक क्वाटरनरी कार्बन है, देखो जहाँ पे एरो जा रहा है मेरा, क्वाटरनरी कार्बन है। ये क्या है मेरे पास? प्राइमरी कार्बन। अब आप देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ ये इसका अल्फा कार्बन है, पर इस पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, इज इक्वल्स टू 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो जहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वहां पे स्टेबिलिटी के लिए हमें करना होगा मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन कब आ सकते हैं? अगर मेरा ये प्लस चार्ज उठ के यहाँ आ जाए और ये मिथाइल हट के यहाँ आ जाए, तो मेरे पास क्या होगा? कितने अल्फा कार्बन हो गए? 1, 2, 3। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 अल्फा हाइड्रोजन। इसे हम कहते हैं मिथाइल शिफ्ट। समझ गए? अब हम लोग करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसका एक इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा जो वी कैन सी एग्जांपल है, विच इज फॉर अ हेक्सेन। प्लस चार्ज है यहाँ पे मेरे पास, और यहाँ पे दो मेरे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल यू, आप यहाँ पे हाइड्रोजन तो फिर आपके पास नहीं है। क्यों? ये अल्फा कार्बन है ये वाला, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अब आप क्या करोगे इसके साथ? मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट कैसे कराओगे? आप बनाओगे फिर से एक हेक्सेन। अगर आपका प्लस चार्ज यहाँ लग जाए और ये एक मिथेन मिथाइल ग्रुप है, तब आप देखो ये भी इसके पास क्या हो गया? अल्फा कार्बन। ये इसके पास अल्फा कार्बन और ये इसके पास अल्फा कार्बन। यहाँ पे आपके लगेंगे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन। इसका मतलब कितने हो गए आपके पास? 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। इसी का रिवर्स अगर आप प्लस चार्ज यहाँ लगाते तो वो भी स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसी पेज पे लेट अस ट्राई कि हम फिनाइल कर लें। कैन वी डू? अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं तो। हम्म, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ फिनाइल। फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट कैसे होगा? फिनाइल रिंग क्या होती है? जब भी हम बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट में कंसीडर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिनाइल। अब मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन है जिसके साथ 3 फिनाइल रिंग लगी हुई है। इसे आप चाहो तो इलेबोरेट स्ट्रक्चर में बना सकते हो। कैसे? यहाँ पे एक फिनाइल रिंग ऐसे दिखा के, ऐसे करके, ठीक है। बट वी डोंट हैव टू डू इट, ठीक है, बिकॉज पेपर में यही आएगा, CH2+। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे होगी। देखो फिनाइल क्या होता है, इसके पास होता है एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर होने की वजह से ये जितना ज्यादा एक अल्फा कार ये जितना ज्यादा अल्फा बेंजीन की तरह काम करेगा, उतना आपका प्लस चार्ज जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले कंपाउंड के साथ, तो कोई साथ में बेंजीन नहीं लगा हुआ है, बेंजीन केवल इस वाले कंपाउंड के साथ लगा है। तो हम प्लस चार्ज कर देंगे शिफ्ट। प्लस चार्ज हम शिफ्ट करके कौन सा कंपाउंड बना लेंगे? C+CH2PH, बिकॉज ये वाला फिनाइल उठ के यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ लगेगा PH। अब हमारे पास अल्फा बेंजीन कितने हैं? 1, 2, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अल्फा बेंजीन है, मैं पीएच ही लिखती हूँ, और यहाँ पे 0 अल्फा पीएच है। तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पे हमारे मिथाइल शिफ्ट, बेंजीन शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट तीनों खत्म हो गए।
अब आ जाओ इनके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें मिथाइल शिफ्ट करना है या फिर कहाँ पे हमें हाइड्राइड शिफ्ट करना है। एक दो क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। अब मुझे इसे बनाना है स्टेबल। आप दोनों तरीके करके देखना। पहले आप करके देखो यहाँ पे, ट्राई विथ H देन ट्राई विथ CH3। तो पहले अगर मैं H के साथ ट्राई करूं तो मैंने किया है CH3 C प्लस चार्ज, यहाँ आया CH3। यहाँ पे मेरे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? यहाँ पे मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन था केवल और केवल एक। यहाँ पे मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई है। अब आ जाओ मिथाइल शिफ्ट पे। मिथाइल शिफ्ट कैसे करेंगे? HCCH3 CH2 प्लस चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे CH3 भी आ गया। अब यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन अगर आप यहाँ देखोगे तो 3 4 5 6, यहाँ पे हो गए आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 3 4 5 6, नहीं 6 नहीं होगा, 5 ही तो होगा, इसको थोड़ी काउंट करेंगे। 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप देखो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड किससे आ रहा है? इस वाले से, तो हम इसे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो मैं इसे कर देती हूँ छोटा, ताकि 2-3 हमारे क्वेश्चंस यहीं पे आ जाए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बताएगा? कब हमें फिनाइल शिफ्ट करनी है, कब हाइड्राइड शिफ्ट करनी है। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें आप तीनों चीजें देख सकते हो। इसमें क्या था? इसमें तो आप केवल फिनाइल और हाइड्राइड के बारे में जान सके ना। अब इस वाले कंपाउंड को देखो। क्वेश्चन 2, PHCCH2 विथ अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ है H और यहाँ पे आपका लगा CH3। इसमें आपको परफॉर्म करने हैं तीनों। सबसे पहले आप ट्राई करो H प्लस के साथ, फिर CH3 और फिर PH के साथ। तो तीनों कंपाउंड लगे हैं। अब मैं तीनों बना के दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट करूंगी तो फिर से PH C पॉजिटिव CH3 CH3। ठीक है, इसे मैं लग देती हूँ एक इधर वाले बक्से में। अब यहाँ पे आ जाओ CH3 शिफ्ट करने में। CH3 शिफ्ट कैसे होगा? PH CH पॉजिटिव चार्ज CH2 CHG। अब मैं PH का शिफ्ट यहाँ करके दिखाऊँ। PH का शिफ्ट कैसे होगा? HC CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2 PH। अब आप खुद देखो, पॉजिटिव चार्ज पे अब कोई भी फिनाइल रिंग नहीं है। तो आपको लगता है क्या कि फिनाइल, सबसे पहले आप फैक्टर्स देखो। सबसे ज्यादा कौन आपको स्टेबिलिटी देगा? एरोमेटिक कैरेक्टर। इसके पास कोई एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, इसके पास एक एरोमेटिक कैरेक्टर है, इसके पास भी एक एरोमेटिक कैरेक्टर है। तो ये तो अपने आप फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गया। अब इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों पे कंपेयर करो अल्फा हाइड्रोजन से। इसके पास 6 है, इसके पास कितने? 2। तो फिर ये इस राउंड में हार गया और दिस इज द फाइनल आंसर कि हमें हाइड्राइड शिफ्ट करना है, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट नहीं करना है। अब आएंगे हम लोग रिंग एक्सपेंशन पे। व्हाट इज रिंग एक्सपेंशन? व्हाट हैपेंड? रिंग एक्सपेंशन। अब रिंग एक्सपेंशन का हमारे पास रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है कि प्लस चार्ज जो होगा वो रिंग के बिल्कुल पास होना चाहिए, नियर टू रिंग, या फिर आप लिखो अटैच टू रिंग। टू रिंग, कैसी रिंग? जो कि 4 से ज्यादा हो, यानी 4 मेंबर से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रूल आपके साथ क्यों शेयर किया? अगर मेरे पास एक, मान लो ब्यूटेन की रिंग है, साइक्लोब्यूटेन है, और इसका प्लस चार्ज अगर यहाँ पर है, तो ये स्टेबल होने के लिए बन जाता है 3 कार्बन में। इसका मतलब ये क्या हो गया? चलो रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक साथ ही समझेंगे, ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी इंटरलिंक्ड टॉपिक्स। तो ये आपकी हो गई है रिंग
कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? बिकॉज प्लस चार्ज रिंग से अटैच था, लेकिन रिंग कैसी थी? चार। चार से बड़ी होनी चाहिए तो चार से छोटी होनी चाहिए। चार से अगर बड़ी होनी चाहिए, चार से छोटी है या फिर चार के इक्वल है, तो अगर प्लस चार साथ में लगेगा तो वहां पे रिंग हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब अगर आ जाओ पेंटागन पे, पहले चलो इसी से करते हैं। अब अगर मेरे पास थोड़ी दूर पे है रिंग, यानी एक मिथाइल के साथ लगी हुई है रिंग, तो मुझे क्या करना होगा? तब मेरे पास यहाँ पे रिंग होगी कॉन्ट्रैक्ट। अब रिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगी? मैं इसको इस प्लस चार्ज से जोड़ दूंगी। कैन यू सी दिस डॉटेड लाइन, अ हाफ शेडेड लाइन? तो यहाँ पे मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? एक ऐसा, ऐसा, ये एंड दिस, लाइक अ ट्विस्टेड बोर्ड, हाफ ट्विस्टेड बोर्ड स्ट्रक्चर। इसे, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। इसको मैं थोड़ा और ठीक करके कैसे लिखूंगी? मिथाइल भी तो लगेगा। कैसे? एक पेंटागन लूंगी, इसके मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्लस चार्ज, और इधर से मैंने निकाला एक मिथाइल ग्रुप। समझ में आ गया? अब अगर मैंने यहाँ, अब मैंने यहाँ पे लिया, अब मैंने यहाँ पे एक लिया, लेट मी जस्ट, यस, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम टेकिंग अ ब्यूटेन रिंग, नो लेट मी जस्ट टेक अ पेंटागन रिंग। हाँ, एक मैंने लिया है पेंटागन रिंग, ठीक है। इसके साथ नहीं, इसके मैंने दूर पे लगाया है पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक्सपेंशन शो नहीं करेगी। दिस विल नॉट शो एक्सपेंशन। क्यों नहीं शो करेगी एक्सपैंड? व्हाट इज, क्यों नहीं करेगी एक्सपैंड? बिकॉज मैंने ऊपर क्या क्या रूल लिखा हुआ है? रिंग के साथ में पॉजिटिव अटैच होना चाहिए, और कहाँ पे? जो रिंग चार से बड़ी हो। तो ये रिंग चार से बड़ी है, लेकिन क्या पॉजिटिव इसके साथ अटैच है? नहीं, ये जिसके दूर अटैच है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे मैं एक रूल लूं, पेंटागन विथ पॉजिटिव चार्ज, तब यहाँ पे क्या होगा? ये आपको हेक्सेन में चेंज हो जाएगी। समझ गए? हेक्सेन में चेंज होगी हर चीज, बिकॉज हमें क्या करना है? हमें बनाना है एक स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए हम उसे हेक्सेन में चेंज करेंगे, और जितने भी कार्बन आपस में बचेंगे उसे हम एज अ मिथाइल लगा सकते हैं। ठीक है। आई जस्ट डोंट नो व्हाट इज दिस हैपनिंग दिस टाइम। या, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा रिंग एक्सपेंशन हो गया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मिथाइल शिफ्ट हो गई। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे एमओपीज से। एमओपीज क्या होता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मींस, एमओपीज हमारी होती हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्कीन से, तो हमें स्टार्ट करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन की क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी? सबसे पहले हम लोग एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले जो हमारे पास मेन मेन कंपाउंड्स यहाँ पे बनेंगे, जो कि हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वो टर्म्स पता होनी चाहिए उस कंपाउंड में, वो होती है सिन एडिशन और एंटी एडिशन। सिन एडिशन और एंटी एडिशन क्या होता है? सबसे पहले आपका आ गया सिन एडिशन, और फिर आपका है एंटी एडिशन। बहुत छोटी छोटी टर्म्स है। सिन एडिशन का मतलब ये होता है, सिन एडिशन का मतलब है दैट यू आर एडिंग अ कंपाउंड डायरेक्टली टू अ सेम साइड। यानी अगर मुझे कोई ऐसा कंपाउंड है, उसमें मुझे हेलोजिनेशन करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं जो एच ऐड करूंगी, वो मैं सेम साइड से ऐड करूंगी, यानी सेम प्लेन होगा। मैं चाहूँ तो एच ऐसे भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसे सेम साइड से एच ऐड करूंगी। अब यहीं पे अगर मैं यहाँ देखूँ व्हाट इज एंटी एडिशन, तो सी डबल बॉन्ड सी में अगर मुझे हेलोजिनेशन कराना होगा, मैं उसे यहाँ से ऐड करूंगी एक एच, और एक एच यहाँ से ऐड करूँ। ठीक है। अब हम लोग अपने मेथड्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा कंट्रोल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन। कंट्रोल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है? दैट हम अगर हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो हम उसमें आपको जितने भी हाइड्रोजन है वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। लिमिटेड अमाउंट में प्रोवाइड करने का मतलब होता है
कि हमारी वैलेंसीज जो होंगी वो उतनी ज़्यादा फुलफिल नहीं हो पाएंगी, यानी हम एल्काइन से एल्कीन तक तो आ जाएंगे, लेकिन एल हम एल्काइन से सिर्फ एल्कीन तक आ सकते हैं, हम उसे एल्केन नहीं बना सकते। उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल हाइड्रोजनेशन। बिकॉज हाइड्रोजनेशन पूरा क्या होता है, यानी जब हम लोग फुल सैचुरेटेड हो जाए उसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल हाइड्रोजनेशन से। कंट्रोल हाइड्रोजनेशन, इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो याद रखना है वो रखने हैं रीएजेंट्स क्या क्या है हमारे पास। तो रीएजेंट्स हमारे पास है, इसमें निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ठीक है। इसके साथ हमारे पास दो तीन और रीएजेंट है, मैं उसकी भी लिस्ट बनाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पे आर, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे एक दूसरा है आर। मुझे इससे एल्कीन एल्कीन बनानी है, देखो यहाँ पे हर जगह हम लोग एल्कीन ही बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक रिएजेंट लिया है BaSO4, उसके साथ मैंने लिया है पैलेडियम और H2 तो हमें ऑब्वियसली चाहिए ही होगा, विदाउट H2 हमारा कैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब मैंने एक और रिएजेंट लिया है BaSO4 CaCO3, और फिर से पैलेडियम और H2। यहाँ पे आप क्यूनोलिन भी ले सकते हो, यानी SO4, ठीक है। अब हमने एक और रिएजेंट लेंगे हम यहाँ पे S2 या फिर PDC। अब इन तीनों के साथ क्या क्या रिएक्शन होगी, इन तीनों के साथ सेम ही रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी इन तीनों के साथ, सिंपल हमारे पास बनेगा एल्कीन। तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पे, आप ये पूछोगे कि मैम एल्कीन बनेगा, ये तो हमें हाइड्रोजनेशन के नेम से ही पता चल गया था, लेकिन हाइड्रोजनेशन के नेम से हमें ये तो नहीं पता चला ना कि यहाँ पे कितने टाइप ऑफ रिएजेंट होंगे। तो हमें याद रखने हैं दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट। सबसे पहले BaSO4 विथ पैलेडियम एंड H2, फिर BaSO4 विथ CaCO3 पैलेडियम एंड SO4 को हम क्यूनोलिन भी बोलते हैं, या फिर H2 के साथ हमारे पास PD और C। अब अगर हम लोग फिर से लिखें यहाँ पे, ये क्या था, BaSO4 PD और H, ये क्या था, BaSO4 CaCO3 प्लस PD, और ये था H2O PDC। अब आप ये देखो, अगर एक क्वेश्चन आपके मन में राइज हो रहा है कि हमने BaSO4 क्यों यूज किया, देखो पैलेडियम और प्लेटिनियम आप 10th में भी पढ़ चुके हो, हाइड्रोजनेशन में काम आता है। हमें एक नई चीज लगी है यहाँ पे BaSO4, उसका पॉइंट ये है, BaSO4 क्या होता है, सरफेस पॉइजन। सरफेस पॉइजन का मतलब होता है ये केवल और केवल एड्सॉर्प्शन कराता है। एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस के ऊपर कुछ ऐड हो रहा हो, यहाँ पे 2H ऐड हुए ना एक्स्ट्रा, उसे हम बोलते हैं सरफेस एड्सॉर्प्शन। और ये एक सरफेस पॉइजन होता है। इसका मतलब कि सरफेस पॉइजन का मतलब ये केवल सरफेस सरफेस पे रिएक्शन करवाएगा और लॉन्ग टर्म रिएक्शंस नहीं खींच सकता है। इसका मतलब ये केवल एल्कीन पे आपको रोक देगा। वहीं पे अगर आप यूज कर लेते निकल, तो ये डायरेक्ट क्या बनता है यहाँ से, एल्कीन। ये आपको बना देता है एल्कीन, और फिर बनाता आपको एल्केन। तो निकल हम करते हैं कंट्रोल हाइड्रोजनेशन में नहीं, निकल हम लोग कंट्रोल हाइड्रोजनेशन में BaSO4 करेंगे, और निकल हम लोग करेंगे जब हमें फुल हाइड्रोजनेशन करनी हो। और यहाँ पे जो मैंने निकल पैलेडियम प्लेटिनियम लिखे थे ना, ये बेसिक रिएजेंट्स होते हैं हाइड्रोजनेशन में, और कंट्रोल्ड वाले यहाँ है, ठीक है। तो BaSO4 पैलेडियम H2, या फिर BaSO4 CaCO3 पैलेडियम H2, या फिर H2 या फिर PDC। समझ में तो आ रहा है ना। अब हमने यहाँ पे कौन सा रिएक्शन किया था, हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये सिन रिएक्शन है, बिकॉज हाइड्रोजनेशन हमेशा और हमेशा क्या होता है, सेम प्लेन पर आता है, ठीक है। और ये हमें कैसी एल्कीन दी इसने, सिस एल्कीन नहीं दी, आपने देखा सिस एल्कीन दी, यानी सेम सेम जगह लगे हो, सेम सेम साइड लगे हुए हैं। अब दूसरा हमारे पास आ गया एक ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह, या फिर हम उसे एंटी एडिशन भी बोलते हैं, ट्रांस एडिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब ट्रांस एडिशन से। ट्रांस एडिशन में हमारे पास जो मैकेनिज्म यूज होता है उसे हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, H ऐड होना, और हाइड्रोजनेशन में तो हम H ऐड करते ही हैं। अब मेरे पास एक एल्कीन है, फॉर एग्जांपल R डैश सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। अब इसको मैंने कहाँ कहाँ मैं यूज करूंगी, हो इसको मैं कहाँ कहाँ यूज करूंगी और कहाँ कहाँ एजेंट्स इसके साथ यूज होंगे।
तो सबसे पहला एजेंट हमारे पास जो इसके साथ यूज होगा, फ्लो चार्ट बना लेते हैं, बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे NaNH2। फर्स्ट रिएजेंट हमने जो यूज किया है दैट इज NaNH2, Na या फिर NH2 लिक्विड फॉर्म में। अब हम लोग यूज करेंगे NaNH2 एक साथ मिला के। अभी मैंने देखो ऊपर लगाया हुआ है हाइफन, दिस इज अ हाइफन, देख कहाँ गया, ठीक है। या तो सोडियम या तो लिक्विड NH2। यहाँ पे हम एक साथ सोडियम NH2 यूज करेंगे, या फिर हम यूज कर सकते हैं Li या फिर लिक्विड NH2। इसे याद करने का तरीका क्या है, देखो ऊपर ऊपर के जो भी हमारे पास ये दो कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टाइलस है क्या, नहीं वो बात नहीं, ये और ये, इसमें NH2 जो है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है और सेपरेट है। इसके साथ कोई ना कोई एक कंपाउंड लगा हुआ है, कंपाउंडिंग एलिमेंट, जैसे हमारे पास पहले सोडियम लगा है, फिर हमारे पास लिथियम लगा है। तो वी कैन लर्न कि हमने जो डायग्राम बनाया था, हमने जो ग्राफ टाइप बनाया था, उसमें क्या था, सबसे पहले सोडियम NH2, यानी NH2 एक अकेला ऊपर, फिर नीचे भी NH2 अकेला। केले के साथ हमें एक और चाहिए, तो हमने एक जगह Na लगा दिया, एक जगह लिथियम लगा दिया, और बीच में हमने क्या किया, NH2 की दोस्ती करा दी सोडियम से। यहाँ पे अब हमारे पास फिर से वही सेम कंपाउंड बनेगा, C डबल बॉन्ड C, लेकिन अब इसमें एक चीज चेंज होगी, यहाँ पे क्या, यहाँ पे लगेगा R डैश, यहाँ लगेगा R, और H यहाँ लगेगा और H यहाँ पे लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इस वाले को ट्रीट करें, तो हमने R, अच्छा ये R होगा बच्चों, ये देखो R और R डैश, इधर नहीं इधर होगा, तभी तो सिस बनेगा। अब आपने ये क्वेश्चन होना चाहिए था ना यहाँ पे, कि यहाँ पे दो आर लगे थे, तो वो दो आर गायब कहाँ हो जाएंगे, तो वो एच नहीं थे, दैट दोज वर आर, ठीक है ना। तभी तो हमने वहां पे सिस कंपाउंड कैसे बना, इससे ये क्या बना, सिस एल्कीन। यहाँ पे क्या बन रही है देखो, ट्रांस, अलग अलग है ना, तो ये इसको हम बोलेंगे ना ट्रांस एल्कीन है ये। अब हमने कौन कौन से रिएजेंट अभी तक पढ़े, अभी तक हम उस स्लाइड में बिना जाए अगर हम याद करते तो हमने BaSO4 पढ़ा था सबसे पहले ऊपर, BaSO4 के साथ हमने H2 और पैलेडियम ऐड किया था। नीचे हमने क्या ऐड किया था, BaSO4 तो था ही, CaCO3 भी था, और क्यूनोलिन भी था, यानी SO4 भी था, के साथ H2 और पैलेडियम, और नीचे क्या था, H2 पैलेडियम विथ कार्बन। अब अगर हम लोग अभी वाले रिएक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, यानी ट्रांस वाले के साथ, तो हमने ऊपर NaNH2 सेपरेटली रखे थे, नीचे रखे थे लिथियम और NH2 सेपरेटली, NH2 था लिक्विड में, और बीच में हमने क्या रखा था, NaNH2। समझ गए, ऐसे हमें खुद से रिवाइज करके बार बार देखना है, बिकॉज रिएक्शंस मुश्किल नहीं है, बिकॉज देखो प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है, मुश्किल है सिर्फ इनके रिएजेंट्स याद करना। अब लेट मी जस्ट डुप्लीकेट अगेन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन कर ले क्या उससे पहले हम लोग एक, चलो एक क्वेश्चन एज इट इज बताओ। चलो अगर मेरे पास कोई भी एक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है ये वाला C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब अगर मैं इसे, चलो इसे हम कर ही लेते हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ ले आओ, और इसका भी हम बनाएंगे फ्लो चार्ट। इसमें आपको आंसर्स ये बताने हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट जो हमने यूज किए, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। अगर मैंने लिया D2 और निकल, तो D क्या है, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप, और मैंने लिया D2 PD BaSO4, या फिर मैंने लिया Na और लिक्विड, Na तो लिक्विड ही Na नहीं, Na या फिर NH2 लिक्विड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कंपाउंड बनेंगे, सबसे पहले अगर मैं ड्रॉ करूँ तो D2 क्या होता है, पता चल गया, ड्यूटेरियम यानी हाइड्रोजन हमें ये प्रोवाइड करेगा। निकल, निकल के लिए मैंने क्या बोला था, ये रुकता नहीं है, ये डायरेक्टली एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सी CH3, और जहां जहां वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है वहां पे आप क्या लगाओगे, डी। डी क्यों लगाओगे, हाइड्रोजन कौन देगा,
यही देगा ना। अब हमारे पास अगर H है ही नहीं तो हम H लगाएंगे कैसे? हमें तो D ही लगाना पड़ेगा ना। अब आ जाओ PD और BaSO4। BaSO4 सरफेस पॉइजन मतलब एल्कीन पे रोक देगा। एल्कीन पे रोकने का मतलब क्या होता है? पेंटागनल रिंग बना, एक C बनी, डबल बॉन्ड C, CH3। और जहां पे भी अब हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी है, जैसे इसकी कंप्लीट करनी तो यहाँ पे बना D और यहाँ पे लगा D। चलो सेम साइड लगाते हैं बिकॉज सिस बनाना है हमें। उल्टा मत लगा देना, ऐसे कर दोगे ना अगर तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। ट्रांस में कभी काम करता है BaSO4? BaSO4 तो हमेशा सिस में काम करता है। अब इससे आपको एक हिंट मिल गई है नीचे वाले क्वेश्चन की। अब NaNH3 अभी हमने जहां पढ़ा उसकी हेडिंग क्या थी? ट्रांस एडिशन। इसका मतलब इसे कैसे कंपाउंड को ऐड करेगा? C डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पे D ऐसे और D ऐसे। कंपाउंड में कोई अंतर नहीं हुआ, ठीक है, लगा वही, लेकिन हमने जो हाइड्रोजन ऐड किया है वो हमने अपोजिट साइड से ऐड किया है, इसलिए हम उसे बोलेंगे ट्रांस एडिशन। समझ गए? तो ऐसे रिएजेंट डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या बनता है। अब इसे कर लेते हैं हम छोटा, ताकि वी कैन स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक ऑफ डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है? सही लिख जाएगा। नाउ स्टार्ट विथ डिहाइड्रोजनेशन। नाम से क्या लग रहा है? अभी हमने हाइड्रोजनेशन किया था। अब हम लोग कर, अच्छा डिहाइड्रोजनेशन नहीं, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। डिहाइड्रोहेलोजनेशन अभी हमने क्या किया था? हाइड्रोशन क्या किया था अभी हमने? H ऐड किया था, ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं? डी मतलब हम लोग निकाल रहे हैं। किस किस को निकाल रहे हैं? हाइड्रो यानी H को निकाल रहे हैं, और हेलोजनेशन मतलब हेलोजन को भी निकाल रहे हैं बिना मैकेनिज्म करे, बिकॉज मैकेनिज्म नीट में नहीं आती है ऑब्वियसली। MCQ के क्वेश्चन में आपसे वो मैकेनिज्म कैसे पूछेगा? मैकेनिज्म अब जो आ रही है वो मेनली एडवांस के पेपर में आती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसकी सिंपल ट्रिक बताऊं तो यहाँ एक C लगा है, जहां जहां देखो वैलेंसी कंप्लीट नहीं है वहां अपने आप H समझ जाना। यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल H है, अरे यार ये सब क्या, H है, एंड यहाँ पे आपके पास कोई एक X हेलोजन है। इसे अब मुझे करना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब मैं इसे क्या करूंगी? ये भी एंटी एडिशन होता है बच्चों। एंटी एडिशन मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हेलोजन हमेशा एक दूसरे के अपोजिटली अटैच होंगे। ये देखो, ये नीचे अटैच, ये ऊपर अटैच है ना, कभी भी ऐसे नहीं अटैच होगा, नेवर। वहां पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं हो सकती, इसका एग्जाम्पल बताओगे? सबसे अच्छा आपका हेलोजन कौन सा लगता है? फोन, याद है फोन? F फ्लोरीन, क्लोरीन भी करता है। तो आपको नहीं लगता H और फिर वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे? अगर ये यहाँ पे H लग गया तो ये आपस में क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो फिर टूटेंगे कैसे? तो स्ट्रांग हो जाएंगे ना। ऐसे लॉजिक से अप्लाई करने हैं कि क्यों नहीं हो सकता है, हमने क्यों एंटी एडिशन किया, सिन एडिशन हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। अब यहाँ से ये रिमूव होगा और यहाँ से ये रिमूव होगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड C, और जितनी भी आपको वैलेंसी पूरी करनी है वो H2 के साथ कर लेना। सिंपल, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। यहाँ पे आपको कोई और दिमाग नहीं लगाना। सिंपल हाइड्रोजन और हेलोजनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन को निकाल देना है और डबल बॉन्ड लगा देना है। अब यहाँ की अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो वो होगी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब ये हेलोजिनेशन है एक तरीके का। डीहेलोजिनेशन है, इसका मतलब कौन ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा। हेलोजिनेशन में कौन करता है? फ्लोरीन। तो ये उसका उल्टा है। तो यहाँ पे कौन रिएक्ट करेगा? सबसे पहले आई, फिर Br, फिर Cl और फिर F। उसी तरह का मैं आपको बोल दूं, ROR कंपेयर करो। ROR क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, कंपेयर ROR, मैंने आपके लिए एक एल्कीन बना, मैं एल्कीन बना देती हूँ। एल्कीन बना दे, चलो कोई बात नहीं, बात तो सेम ही रहेगी। एल्कीन बनाएंगे तभी तो वो एल्कीन बनेगा ना बच्चों। Cl और F, कौन ज्यादा तेज का होगा इनमें से? फास्टेस्ट किसका होगा? यहाँ से देख लो, क्या होगा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट? आयोडीन। तो अगर मुझे इसका साइन लगाना होगा तो ये ऐसे होगा।
समझ गए? अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, इसे मैं कर देती हूँ छोटा। अब कंपेयर करो एक और क्वेश्चन मेरे लिए। ये एक एल्कीन है, ये एक और एल्केन, अच्छा एल्केन है, एल्कीन नहीं है। ये एक एल्केन है, ये एक एल्केन है, और एक ये वाली एल्केन है। आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? देखो, आंसर सामने है, ये से देखो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब आप देखो इस वाले कार्बन को, 3 डिग्री, ये वाला, ये 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये क्या है, ये वाला कार्बन क्या होगा, हमें इस वाले कार्बन के लिए करते हैं, ये क्या होगा, 1 डिग्री। व्हाट विल बी द आंसर? 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। समझ गए ना? अब आ जाओ नीचे। लेट मी चेंज द स्लाइड। अब हमें देखना है कि ये होता कैसे है, इसमें क्या क्या आपके रिएजेंट होते हैं। रिएजेंट तो हमने देखा ही नहीं है अभी तक। मैं लिखती हूँ यहाँ पे रिएजेंट्स। ये आपका बेटा बेसिक मीडियम में होता है, ठीक है, बेसिक मीडियम, वो भी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? OH के प्रेजेंस में हो सकता है, अल्कोहल की प्रेजेंस में हो सकता है, आपको NH2 की प्रेजेंस में हो सकता है, NH2 नेगेटिव, या फिर NH3 मान लो उसे। और आप कैसे कर सकते हो, NaNH2 में भी हो सकता है। समझ गए? और आपका किस में होगा, अल्कलाइन OH। अब शॉर्टकट तो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे होगा। याद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रीएजेंट, बिकॉज रीएजेंट का बच्चों सच्ची कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। अब अगर एक क्वेश्चन है, मान लो CH3CH2Br को मैं बेस से रिएक्ट करवाऊं तो वो क्या बनेगा? खुद सोचो, ओरली करके देखो। CH3CH2Br, तो CH3CH2 यानी दो C है, C तो कम नहीं होंगे, और Br मतलब Br हट जाएगा। CH2CH3 से कौन हटेगा, एक H हट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, एक हमारे पास CH2 बनेगा और एक और हमारे पास CH2 बचेगा। उसके बीच में हम लगा देंगे डबल बॉन्ड, विच इज आंसर हमें क्या देगा, CH2CH2 यानी इथीन बना देगा। इसका एक और शॉर्टकट ले लो, नंबर ऑफ कार्बन डू नॉट चेंजेस, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन का एल्कीन है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन का एल्कीन बना दो। यानी अगर आपको कोई ये कहे कि मैंने प्रोपेन, प्रोपेन का अगर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करोगे तो क्या बनेगा, प्रोपीन। समझ गए? एक और अच्छा था ये। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे। उससे पहले एक क्वेश्चन ये देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो ये मेरे पास एक एल्केन है, इसको मैंने यहाँ पे आयोडीन लगा के रिएक्ट करवाया है इससे। अब देखो O-Na+ अपने आप में बेस है। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये बन जाएगा ये। देखो प्रोपेन था, प्रोपेन का ही आपको एग्जाम्पल मिल गया। अब इसमें अगर हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे आए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपसे पूछूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसके बीच में मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है, ये वाला। इसको मैंने किसी भी एक बल्कि बेस से रिएक्ट करवाया, बल्कि, चलो पहले बेस से रिएक्ट करवाओ, बल्कि बेस बाद में करते हैं। बेस से करवाओगे तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले देखो इसके अल्फा कार्बन कौन कौन से हैं। ये एक अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन है, तो ये ऐसे बन सकता है, या तो फिर ये ऐसे बन सकता है। ये दो कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब आपको लगाना है वो सेडजेफ और हॉफमैन्स वाला रूल। याद आ रहा है कौन सा रूल? जहां पे ज्यादा ब्रांचिंग होती है, देखो उसे हम क्या कहते हैं, सेडजेफ। जहां पे कम ब्रांचिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, हॉफमैन। तो सेडजेफ जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा हॉफमैन से। समझ में आ गया? लेकिन अब जो मैंने बल्कि वाले ग्रुप की बात करी थी, वो मैंने क्या बात करी थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यही सेम Br अगर एक बल्कि ग्रुप के साथ दिया होता, बल्कि मतलब मान लो वो ऐसा सा कुछ है, खतरनाक, खतरनाक वाला रिएक्शन दिया होता, तो वो क्या बनता, तब भी यही दोनों कंपाउंड बनते। लेकिन तब हमारा हॉफमैन ज्यादा स्टेबल होता, सेडजेफ ज्यादा स्टेबल नहीं होता। जब भी बल्कि ग्रुप के साथ रिएक्ट करवाओगे तो जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो स्टेबल नहीं होगा।
इसे आप ऐसे याद रखो कि मल्की ग्रुप है, मोटा है, तो इतने दूर तक नहीं चल के आना चाहेगा ना, पास वाले से ही वो कार्बन, पास वाले से ही हेलोजन और हाइड्रोजन निकाल देगा। ठीक है। अब हमें आगे क्या करना होगा, एक और। अब हॉफमैन सेटजेफ बता दिया मैंने, सेटजेफ क्या होता है, एलिमिनेशन कैसे होगी, विसनल डाइहाइड। नाउ अब हमें स्टार्ट करना है थर्ड, विसेनल डाइहेलाइड। देखो, विसनल डाइहेलाइड और जेमिनल डाइहेलाइड, डाइहेलाइड का मतलब क्या है, यानी आपके पास कोई ना कोई हेलोजन ग्रुप लग रहा है, ठीक है, और वो कैसा लग रहा है, दो अलग अलग कार्बन पे अगर हेलोजन ग्रुप लगता है और वो दोनों कार्बन क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिवली आ रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं विसनल डाइहेलाइड। फॉर एग्जाम्पल ये, ढंग से बन जाओ, फ्लोरीन के साथ तो होगा नहीं, बी आर लगा लेते, बी आर, बी आर, सी सिंगल बॉन्ड सी। ये अब ये दोनों कार्बन जो है एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे विसनल डाइहेलाइड। विसनल डाइहेलाइड को अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, एल्के एल्कीन में, बिकॉज है तो ये एल्केन ही ना। अच्छा देखो, जहां जहां वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ नहीं है, तो अपने आप से यहाँ पे दो हाइड्रोजन अज्यूम कर लेने हैं, ठीक है। अब इसे, इसके लिए हमें कौन सा रिएजेंट चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा NaL, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम एल्डोको, हाँ, और इसके साथ हमें चाहिए होगा एसीटोन, और ये हमें सिंपली ब्रोमीन और ब्रोमीन को यहाँ से कर देगा बाय बाय, और हमें दे देगा C डबल बॉन्ड C। आपको कुछ याद नहीं रखना है किसी भी रिएक्शंस में, सिर्फ उसका एंड प्रोडक्ट और उसके रिएजेंट्स। यहाँ पे आपको विसनल डाइहाइलाइड में सिर्फ क्या याद रखना है, तीन चीजें। विसनल डाइहाइलाइड क्या होती है, NaL और एसीटोन यूज हो रहा है, और एंड में C डबल बॉन्ड C बन रहा है। अब एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, तो वो क्या आ सकता है, ये आ सकता है कि इसका एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, एंटी एलिमिनेशन का मतलब होता है, चाहिए देखो, एंटी एलिमिनेशन की कहानी बनेगा, यार एंटी एलिमिनेशन का मतलब फिर से दोनों अपोजिटली लगे होंगे, अपोजिटली ही हटेंगे, अपोजिटली हटने के बाद क्या होगा, अपोजिटली ही डबल बॉन्ड ऐड होगा। कैसे ऐड होगा, यहाँ, अगर मैंने आपको एक हेक्सेन दिया, इसके साथ मैंने दो वेज में लगाए हैं Br, और एक डैश में लगाया है Br। अब आपका क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन इतना इजी है आप लोगों के लिए कि देखो, हट तो कोई दो ही सकते हैं, तीन कभी नहीं हटेंगे, दो ही हटेंगे, तो कौन से दो हटेंगे, Br कौन से दो हट सकते हैं। अभी मैंने बोला एंटी एडिशन, यानी दो अलग अलग जगह से, वेज वेज मतलब आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, डैश का मतलब इन द प्लेन, मतलब ये दोनों हटेंगे या तो ये दोनों हटेंगे, समझे। तो कंपाउंड क्या बनेगा, एक वेज वाला बनेगा, Br बच जाएगा, बाकी दोनों हट जाएंगे, और इनके बीच में आ जाएगी, जहां से भी हटेंगे वहां पे आएगी डबल बॉन्डिंग। ये दोनों नहीं हट सकते हैं, बिकॉज डबल बॉन्डिंग कैसे, ऐसे तो नहीं लगाओगे ना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो ऐसे ही लगाओगे ना, समझे, कैसे हटेगा। और इसका इसका रिएजेंट एक और सुन लो, दिस इज जिंक डस्ट की प्रेजेंस में होता है ऐसा, बिकॉज जिंक डस्ट बहुत अच्छा क्या होता है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो फटाफट हटा के फेंक देगा। अब आएंगे हम लोग हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कैन बी डू इट हेयर, या हम कर सकते हैं, इससे छोटा कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ OH, OH का मतलब समझ जाना, एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ OH में हमें कौन कौन से एजेंट्स चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होता है H2SO4 चाहिए, या तो हमें चाहिए H3PO4। H2SO4 भी हमें कैसा चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, तो रीएजेंट्स, चलो मैं री लिख रही हूँ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर H3PO4, इसके साथ हीट, इसके साथ भी हीट। अब यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है,
रीअरेंजमेंट, चलो बताओ किस चीज की रीअरेंजमेंट? एसिड की? नहीं। अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी तो कार्बोकेटाइन की होगी ना। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, ये वाला। इसको मैंने आपसे रिएक्ट करवाया है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। तो ये क्या बनाएगा? सबसे पहले ये बनाएगा यहाँ पर, अगर मैं आपको मैकेनिज्म नहीं समझाऊं ना, तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको एक कार्बोकेटाइन बनाना है। आपको जहां पे भी OH लगा है, वहां पे आपको लगा देना है। यहाँ पे एक OH था, यहाँ पे लगा दो प्लस चार्ज। अब देखो ये प्लस चार्ज कहाँ पे जाके पॉजिटिव, कहाँ पे जाके स्टेबल हो रहा है। यहाँ पे अगर जाएगा, नहीं होगा स्टेबल। बिकॉज क्यों? यहाँ पे उसके पास तीन चार पांच पांच अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे दो तीन, यहाँ पे स्टेबल हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे तीन तीन छः सात आठ, तो अगर हम इसे शिफ्ट करेंगे तो हम इसे सबसे ज्यादा वाले पे शिफ्ट करेंगे। तो ये इसका स्टेबल कंपाउंड हो गया। स्टेबल कंपाउंड होने के बाद यहाँ लगाओ अब डबल बॉन्ड। कैसे लगाओगे डबल बॉन्ड? या तो ऐसे लग सकता है, या फिर ऐसे लग सकता है। अब यहाँ पे लगाओ अपना दिमाग, हॉफमैन और सेडजेफ वाला। कौन सेडजेफ है, कौन हॉफमैन है? ये देखो, एक ब्रांचिंग, दो ब्रांचिंग। दिस इज से दिस इज सेट स्पेलिंग सेडजेफ। दिस इज हॉफमैन। कौन सा स्टेबल होगा? स्टेबल अब यहाँ पे सेडजेफ और हॉफमैन से नहीं देखना है। ठीक है, देख भी सकते हो, देखो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो। बिकॉज सेडजेफ ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट कर लेना। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेना। मेजर प्रोडक्ट हमेशा सेडजेफ होगा। समझ में आ गया? बिकॉज बल्कि ग्रुप का तो यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ H2SO4 लगेगा, जो कि हमें पहले से पता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा डिहाइड्रेशन कैसे होगी। हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4। यहाँ बनेगा आपके पास कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन हो सकता है रीअरेंज। रीअरेंज होने का सिंपल तरीका है, जहाँ पे OH लगा है वहां पे लगा दो प्लस चार्ज। प्लस चार्ज लगाने के बाद उसे कर दो रीअरेंज। रीअरेंज करके हमारे पास दो कंपाउंड बनेंगे। दो कंपाउंड से पहले जहां प्लस चार्ज लगाया वहां पे लगा दो डबल बॉन्ड उसके अल्फा कार्बन के साथ। दो दो कंपाउंड बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते, बन भी सकते हैं। ठीक है, बन ऐसे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये होता ही नहीं, प्लस चार्ज यहाँ होता, तो फिर प्लस चार्ज यहाँ 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 ज्यादा स्टेबल होता। यहाँ स्टेबल होता तो एक ही कंपाउंड बनता, तो सेडजेफ और हॉफमैन होता ही नहीं। लेकिन अगर सेडजेफ और हॉफमैन है, तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन से। और मोस्टली जो होता है सेडजेफ आपका मेजर मेजर कंपाउंड बन जाता है। अब इसके पहले विस्नल डाइहैलाइड में हमने कौन सी रिएजेंट पढ़े थे? NaL और एसीटोन। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने पढ़े थे, आई गेस, व्हाट वाज दिस रिएक्शन। यहाँ से था ना रिएक्शन शुरू। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हमने कौन कौन से रिएजेंट्स पढ़े थे? हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में सबसे पहले क्या पढ़ा था? बेसिक होना चाहिए। बेसिक क्या होगा? मीडियम बेसिक होगा। मीडियम बेसिक होगा तो NH2 NH3, NH2 नेगेटिव, NH3 आ सकता है। NH3 आने के बाद यहाँ पे OH भी लग सकते हैं। ठीक है, देखो, OH, अल्कोहल, NH2 नेगेटिव, NH3, NaNH2। बार बार वी नीड रिवीजन। हमने कैसे किया था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में? एंटी एलिमिनेशन किया था, ऊपर से H निकाला, नीचे से X निकाला, या फिर ऊपर से X निकाला, नीचे से H निकाला, दोनों के बीच में बनाया डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी हॉफमैन और स्टेटजेफ देखा था। स्टेटजेफ कब ज्यादा स्टेबल होगा? जब हमारे पास सिंपल बेस होगा। हॉफमैन कब स्टेबल होगा? जब हमारे पास बल्की बेस होगा। इसके बाद हमारे पास एक और तरीका है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, भी अभी हमने पढ़ा। अब अगर डिहाइड्रोजिनेशन या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमें देखना है, तो अभी हमने H2SO4 के साथ पढ़ा रिएजेंट में। तो अगर लेट्स चेंज द रिएजेंट, लेट्स चेंज क्या? रिएजेंट। अगर मैं कर दूं हाइपोक्लोरो एसिड या फिर हाइपो एसिड्स, क्लोरो एसिड्स भी कर सकते हैं, या फिर चलो सिंपल लेते हैं, PuCl3 या फिर P2O5। याद रखो, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तो मैं रेड कलर से लिखती हूँ नो
रीअरेंजमेंट क्या मतलब है इस चीज का? कंपाउंड लिया Br, नहीं Br नहीं OH होगा ना इस बार तो। इसे मैंने रिएक्ट कराया है POCl3 के साथ, क्या बनेगा? OH पे प्लस चार्ज, मैंने कहा था ना जहां प्लस चार्ज वहां पे मिथाइल ग्रुप भी था उसके साथ, ठीक है। जहां प्लस चार्ज वहां पे, जहां पे OH वहां पे प्लस चार्ज। अब इसे आप कर दो रीअरेंज, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, बिकॉज यहाँ ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जब भी POCl3 या फिर P2O5 के साथ रिएक्शन होगा तो यू कैन नॉट रीअरेंज। अब रीअरेंज नहीं कर सकते तो अब भाई रिस्ट्रिक्शन है, व्हाट वी कैन डू। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये बन सकता है, या फिर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये बन सकता है। ब्रांचिंग देख लो, ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है, इस वाले में दिख तो रहा है ना ये। हाँ, इस वाले में ज्यादा है, इसमें एक ही है। ये हो गया हमारे पास सेडजेफ, ये हो गया हमारे पास हॉफमैन। हॉफमैन हो गया, अगर इस लॉजिक से नहीं जाना है तो अल्फा काउंट कर लो। यहाँ पे 3 3 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना हुआ? केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन हुआ। स्टेबल आपको पता चली गया होगा अभी तक स्टेबल कौन है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है, समझ गए ना। यहाँ पे होती है हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन खत्म। बड़ा था ना थोड़ा सा। रिएक्शंस छोटी हैं, प्रोडक्ट छोटे हैं, बड़ा केवल रिएजेंट है। और रिएजेंट याद नहीं तो फिर तो छोटे छोटे काम का कोई फायदा ही नहीं होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से एल्कीन की। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या होंगी? हमने बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। इसको एक अलग पेज से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं आपको पहले बताऊं बॉइलिंग पॉइंट BP, ठीक है। तो BP क्या होता है? जब भी हमारे पास ब्रांचिंग बढ़ती है तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अगर मैं लिखूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ये एक कंपाउंड, और इसी का अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसमें से ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम नंबर ऑफ कार्बन है, पर ब्रांचिंग जिसमें ज्यादा होगी उसका BP कम होगा। तो ब्रांचिंग किसमें ज्यादा थी? इस वाले में ब्रांचिंग ज्यादा है, इसलिए BP किसका होगा? सिंपल, यानी N ब्यूटेन, N हेप्टेन, N हेप्टीन, इन सब की जो ब्रांचिंग, ये सब स्ट्रेट चेन्स होती है, इसलिए इन सब में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हमने देख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें देखना होगा तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। फॉर एग्जांपल, एक ये कंपाउंड है, एक ये वाला कंपाउंड है, तो इसमें इसकी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अब आएंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग के, ठीक है। और ये अब किस में सॉल्युबल होता है? दिस इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। अब यहाँ पे एल्केन से, मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज्यादा होता है। ये हमारे पास हो गए कुछ बेसिक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम सिस ट्रांस में कंपेयर करें तो केवल मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसी जगह है, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ट्रांस जो होगा वो ज्यादा है सिस से। इसके अलावा हर जगह पे सिस इज मोर देन ट्रांस, यानी अगर डाइपोल मोमेंट देखे या फिर अगर हम देखे बॉइलिंग पॉइंट तो सिस इज मोर देन ट्रांस। लेट अस नाउ स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने कार्बोकेटायन देख लिया, हमने उसकी स्टेबिलिटी देख ली, हमने उसका रीअरेंजमेंट देख लिया। नाउ अब
मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना यहाँ पे रिपीट करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो ये हमें पता है कि हमें अल्फा एच कार्बन देखने हैं, तो जिसकी ज़्यादा अल्फा एच होगी उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। नॉन पोलर सब्सटेंस मैंने अभी आपको बता दिया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है, ये आपको पता है। अब हम लोग पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूट्रोफिलिक में एक चीज बता दूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस यानी इलेक्ट्रॉन लविंग सब्सटेंस, और ये खुद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और ये कहाँ, अटैक ऑन नेगेटिव चार्ज, समझ गए। अब न्यूक्लियोफिलिक, ये होते हैं, हम इन्हें प्रोटॉन लविंग कह सकते हैं। चलो, प्रोटॉन लविंग मतलब एक्सेस ऑफ, आप इसे डोनेटिंग भी बोल सकते हो। देखिए, प्रोटॉन लविंग बोलो, डोनेटिंग बोलो, बात वही होगी। हम इसे डोनेटिंग, चलो हम सिंपली लिखते हैं इसमें, प्लस चार्ज को प्लस चार्ज पे अटैक करता है, ठीक है, और होते क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। अब अगर मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, अब मेरे पास मान लो एक कोई सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, इसके साथ मैंने लगाया एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस कोई भी। तो अब पहले मैं यहाँ पे तोड़ूंगी बॉन्ड। बॉन्ड कैसे तोड़, अरे थोड़ी सी कम, बॉन्ड कैसे टूटेगा, एक बॉन्ड इधर चला जाएगा, एक बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो प्लस प्लस चार्ज, प्लस और माइनस चार्जेस आएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जो चार्जेस आए हैं, सी प्लस डबल बॉन्ड सी माइनस, इसके साथ आपने एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस ऐड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस किस पे ऐड करता है, नेगेटिव चार्ज पे, क्योंकि वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, इससे हमारे पास बनेगा सी प्लस एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस। अब मान लो मुझे यहाँ पे एक ऐड करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, तो वो यहाँ पे मेरा कहाँ ऐड होगा, सी, यहाँ पे मेरा ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, और यहाँ पे सी था, ये इलेक्ट्रोफिलिक था। अब मुझे इसको एक बार और करना है, यानी मैं इसको फिर से प्लस और माइनस में तोड़ूंगी, तो मेरे पास फिर से प्लस माइनस में टूट के ये सी ऐसे बनेगा कुछ, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, प्लस माइनस एच एच, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे फिर से अगर रिएक्ट करवाऊंगी, तो अब लास्टली मेरा सी न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, सी इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। अब मुझे एक बात बताओ, मैं चाहती तो प्लस चार्ज इधर ले सकती थी, माइनस चार्ज इधर ले सकती थी, लेकिन तब क्या होता, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक एक ही कार्बन पे अटैच होते, और दो अपोजिट एकदम डिफरेंट ग्रुप जो एक दूसरे के एंटी है, अगर वो एक ही कार्बन पे लगेंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए मैंने उनको सेम सेम कार्बन पे रखा। समझ में आ गया ना। Now let me just duplicate. एल्कीन जो है ना वो थोड़ा बड़ा तो है, बिकॉज हमें बहुत सारे रिएजेंट्स याद करने पड़ते हैं, और ये एक बार नहीं बहुत बार याद करोगे ना तब जाके भी रेयरली ही होता है कि एकदम टू द टिप याद हो जाए। हाँ, अगर आप उसे डेली रिवाइज करते रहोगे तो फिर तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप भूल जाओ। अब एल्कीन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है एल्काइन से, किस लिए, EAR में, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्कीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्काइन से ज्यादा होती है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजनेशन से, लेकिन हाइड्रोजनेशन ना मैं पढ़ाऊंगी नहीं, पूछो क्यों। अभी मैंने पीछे हाइड्रोजनेशन आपको पढ़ाया था ना, और हाइड्रोजनेशन में मैंने बताया था यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे निकल। तो अगर हम लोग किसी भी एक एल्कीन को निकल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली एल्केन बन जाएगा, और ये हम पहले ही कर चुके हैं, ऑलरेडी डन है ये हमारा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे HX से। HX क्या है, X यहाँ पे आपके लिए हो सकता है एक हेलोजन, ठीक है। तो अगर मैं आपको स्टार्ट करवाऊं, एडिंग ऑफ HX, तो मेरे पास यहाँ पे C, चलो C नहीं लेते, ये वाला कंपाउंड लेते हैं, CH2
CH3 CH3। इसके साथ आपको रिएक्ट कराना है HBr को। HBr को हम बोलते हैं अबेंडन। अबेंडन क्या बोलते हैं? अबेंडम क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज में टूटेगा, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे लगेगा मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है? जहां पे ज्यादा H है वहां पे अबेंडमेंट का एक H लगा दो, और जहां पे कम H है वहां पे नेगेटिव अबेंडम लगा दो। अब यहाँ पे देखो ज्यादा H किसके पास है? डबल बॉन्ड में देखना है, हमेशा डबल बॉन्ड में देखना है, कभी भी सिंगल बॉन्ड में नहीं देखना है, ओके? तो डबल बॉन्ड में देखने के लिए पहले आप इसे तोड़ो। तोड़ने के लिए क्या करोगे? आप इसे लगाओगे C+CH3। देखो CH3 था यहाँ पे, ठीक है ना? पहले पहले CH2 लेती हूँ, नेगेटिव चार्ज, तभी समझ में आएगा। CH3 अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? अभी तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे लग के यहाँ पे इसको 3 बना देगा, CH3। और ये नेगेटिव वाला यहाँ लग जाएगा और एंड में आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 सी बी CBr CH3। समझ गए? इसका मतलब आपको सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव में अपने डबल बॉन्ड्स को तोड़ना है। नेगेटिव और डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद जहां पे भी आपके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे मार्कोनिकॉव रूल लगा के ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे हाइड्रोजन ऐड कर देना है, और लेस हाइड्रोजन वाले पे आपको क्या ऐड कर देना है? Br। लेकिन बच्चों ये मार्कोनिकॉव रूल ना कभी कभी फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है? अगर मैं आपको CH3Cl बताऊं, एक कोई कंपाउंड क्या हो जाती है, एक कंपाउंड है CH3Cl, ठीक है? या फिर इसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड ऐसा है मेरे पास जिसमें प्लस चार्ज, देखो हमने यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करी, तब भी प्लस चार्ज हमारा मोस्ट स्टेबल बन रहा था। लेकिन कई जगह ऐसी होती है बच्चों जहाँ पे प्लस चार्ज मोस्ट स्टेबल पे नहीं होता है। क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल पे नहीं होता है, इसलिए अगर हम वहां पे मार्कोनिकॉव रूल लगाएंगे तो वो फेल हो जाएगा। फेल कैसे होगा? लेट मी जस्ट सर्च एन एग्जाम्पल। हाँ ये देखो, यही वाला एग्जाम्पल मैं बोल रही थी, Cl3C, CH डबल बॉन्ड CH2। इसे आप ट्रीट करो अब HCl से, तो ये आपका प्लस होगा या माइनस होगा? सिंपली डबल बॉन्ड तोड़ो, मार्कोनिकॉव रूल लगाओ, अभी अपना दिमाग मत चलाना। Cl3C सिंगल बॉन्ड CH पे प्लस चार्ज लगा और CH2 पे नेगेटिव चार्ज लगा, ठीक है? अब आप मुझे ये एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, और हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्लोरीन शिफ्ट, क्लोरीन को अगर हम ऐड करेंगे तो हम कहाँ ऐड करेंगे? जहाँ पे कम है हमारे पास क्या चीज? हाइड्रोजन। तो Cl3C CHCl, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। ये हुआ हमारे पास मार्कोनिकॉव रूल से। लेकिन अब आप एक चीज ये देखो, ये क्या है? प्लस M, ये क्या है? माइनस M, एक साथ लगे हुए हैं ये तो। अब एक साथ लगे हुए हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी? ये बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे है? एक क्लोरीन ये भी है, एक क्लोरीन ये भी है, तो बहुत ज्यादा आपको नहीं लग रहा कि माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है? खा तो यहाँ पे प्लस, और प्लस चार्ज पे अगर आपने माइनस आई इफेक्ट लगा दिया है, इसका मतलब वो कितना ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड बन गया है। दिस इज अ रियली अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है ना? इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम मार्कोनिकॉव रूल नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमें सिंपल मैकेनिज्म यूज करना होगा। मैकेनिज्म कैसे यूज करेंगे? इसको हम शिफ्ट कराएंगे। कैसे शिफ्ट कराओगे? Cl3C था, CH+ था, और यहाँ पे CH3, यहाँ तक तो बिल्कुल सही था। अब करा दो इसे शिफ्ट, शिफ्ट Cl3C CH2 और CH2 पॉजिटिव। अब लगाओ यहाँ पे क्लोरीन, Cl3C CH2 CH2Cl। दिस इज द failure of Markovnikov rule and a success of the simple mechanism। तो जहां तो स्टेबल बन रहा है वहां स्टेबल बना लो, नहीं तो हमेशा कार्बोकेटाइन को स्टेबल करके तभी करना, ठीक है ना? समझ में आया? अब यहाँ पे अभी हमें आगे और क्या देखना है? एक तो हमारा मार्कोनिकॉव रूल हुआ, तो अब हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी होगा कुछ। एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है? अच्छा ये लास्ट स्लाइड पे आ गई, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ।
अब आ जाओ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंस हो गया मार्कोनिकॉफ से। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि जहाँ एच ज्यादा वहां पे हम एच लगा देंगे। ये कहता है जहाँ एच ज्यादा वहां हम एच नहीं लगाएंगे, वहां पे हम नेगेटिव पार्ट ऑफ अबेंडन लगा देंगे। इसका कोई फेलियर नहीं है बच्चों, दिस इज अ रियली गुड रूल, इसका कोई भी फेलियर नहीं है। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है? ऑलवेज यूज्ड विथ पेरोक्साइड एंड HBr ओनली। अगर HCl आ जाए तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल नहीं यूज होता। जैसे CH3 CH2 है मेरे पास डबल बॉन्ड के साथ, इसमें अगर मैंने H2O2 और HBr एक साथ लगाया तो मेरे पास क्या बनेगा? सबसे पहले मैं डबल बॉन्ड तोड़ूंगी, CH3 CH प्लस CH2 माइनस। किसके पास ज्यादा H है? CH2 वाले के साथ। तो हम यहाँ पे H नहीं ऐड करेंगे अब, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, बिकॉज H2O2 लग गया है। तो CH3 CH प्लस CH2Br, और इस पे P प्लस चार्ज है, यहाँ पे आपका ऐड होगा हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH2। समझ गए? दिस इज द बेस्ट रूल। क्यों? बिकॉज इसका कोई फेलियर नहीं है ना। जिस रूल का कोई फेलियर ना हो आप उसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। हमेशा याद रखो, पर HBr और पेरोक्साइड सिर्फ, यहाँ पे अगर मैंने HCl लिख दिया ये काम नहीं करेगा। फिर आपको अपने मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा, सिंपल, फिर आपका कोई उसके लिए ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब हम लोग अपने देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। HX भी हमने देख ली, मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। अब एडिशन ऑफ हेलोजन को मैं छोटा कर देती हूँ, लंबा कर दूं क्या? नहीं, ऐसे ही रहने देते। एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। हेलोजन अब हमें सब पता चल गया नाउ। अब हमें सिर्फ फटाफट एक्सपेरिमेंट्स और एक्सरसाइजेस कर लेनी है। बिकॉज आपको पता है, अगर मैंने कोई एक RCH CH2 ग्रुप लिया, इसके साथ मैंने X2 को रिएक्ट करवाया। एक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको देखो मैकेनिज्म समझना है तो यहाँ पे सिर्फ आप नाम याद रखो, हेलोनियम आयन बनता है। हेलोनियम आयन बनता है विच इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है। दिस इज NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसका मैकेनिज्म याद रखने की, इसमें कुछ नहीं है मैकेनिज्म में। सिंपल आपको शॉर्टकट्स याद रखने हैं। शॉर्टकट्स कैसे याद रखोगे? यहाँ पे एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा तो RCH एक X और ये 2, ये 2 नहीं लगेगा हाथ से, ये तो है, सिर्फ ये हो जाएगा। दोनों बॉन्ड को तोड़ो, ऊपर नीचे हेलोजन लगा दो। बिकॉज अगर आप इसके मैकेनिज्म में जाओगे ना तो फिर वो उसका मैकेनिज्म बहुत, मतलब टेढ़ा सा मैकेनिज्म, यू कैन से। टेढ़ा सा मैकेनिज्म कैसे? डबल बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, फिर एक्स एक्स भी टूटेगा। एक्स एक्स जब टूटेगा तो वो डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा। जैसे कि मैं करके दिखाती हूँ यहाँ। सबसे पहले मुझे इसे, ये हमें येलो कलर से लिखना चाहिए था, हेलोजिनेशन। कैसे होगा? ये यहाँ से टूटेगा, ये इस पे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा? ये बनाएगा RCH X प्लस का हेलोनियम आयन CH2। हेलोनियम आयन बनाने के बाद दूसरा X रिएक्ट करेगा तो फिर ये नीचे गिरेगा, इसके साथ X लगेगा, इसके साथ X लगेगा। तो इतना काम क्यों करना? हमें अपने क्वेश्चंस मिनिमम टाइम में सॉल्व करने। देखो हमारे पास 180 ही मिनट्स होते हैं, 180 ही हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। तो 1 मिनट का भी हम एवरेज नहीं ले सकते, बिकॉज ऑब्वियसली फिजिक्स के क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व नहीं होंगे, और बायो के क्वेश्चन को 1 मिनट हमें देना नहीं है। तो हमें केमिस्ट्री को बीच बीच में करना है ना, तो केमिस्ट्री को वी हैव टू मेक इट ईजी। हमें सिंपल हेलोजन लगा देना है। बस ये याद रखना, रीअरेंजमेंट नहीं होती है। यहाँ लिख लो नो
रीअरेंजमेंट। अभी पीछे हमने कहाँ पढ़ा था रीअरेंजमेंट नहीं होती है? लिंक करो चीजों को। हमने पीछे पढ़ा था जब हमने क्लोरस एसिड पढ़े थे, HOCl2 पढ़ा था, H2 HO2Cl5 ऐसे करके एक हमने एसिड पढ़ा था। तब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में, तब वहां पे भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रही थी, यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। यहाँ पे भी एंटी एडिशन था। अभी हमने एक जगह और एंटी एलिमिनेशन पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? जहाँ से हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करा रहे थे। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में ऊपर से H और नीचे से X निकल जा रहा था। तो यू हैव टू जस्ट लिंक अप द चीजें, बिकॉज क्यों, चीजें बहुत ज्यादा वी कैन से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और ऐसे ही ट्रिकी सवाल आएंगे। अब शॉर्टकट तो मैंने बता दिया, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन लेंगे और अच्छा टफ सा लेंगे। ये ले लो। अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड C के साथ H में नहीं लगाती, H आपको समझ जाना है, एक CH3 है। इसे मैंने अगर Br और CCl4 से रिएक्ट करवाया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारे पास एक हेलोनियम आयन बनेगा जो कि हमें बनाना नहीं है। हमें एलोनियम आयन बनाना ही नहीं है, इसलिए हम एक सी पे क्या लगा देंगे? CH3 तो था, एक ऊपर Br लगा देंगे। यहाँ पे H था, फिर यहाँ पे C हो जाएगा, इसके नीचे Br लगाएंगे, यहाँ पे H। ऊपर नीचे ही लगाना बच्चों, एंटी एडिशन होता है, ठीक है। एक हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर वही C डबल बॉन्ड C एक CH3 वाला कंपाउंड को मैंने Br नेगेटिव से ऐड करवाया, ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद रखना, चलो ये अच्छी चीज मिल गई, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। हालांकि ये आपको पता चल गया होगा, बिकॉज फ्लोर हमारे पास हाइड्रोजन था ना, तो और हमारे पास एल्कीन होते भी सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट आ गया तो पोलर सॉल्वेंट से क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल भी आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं एक पोलर सॉल्वेंट से, फॉर एग्जांपल H2O से करवाऊं, तो क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आएगा OH, नीचे आएगा Br। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख भी देती हूँ। इफ पोलर सॉल्वेंट, अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ Br का, तो C डबल बॉन्ड CH3 था, ये कन्वर्ट हो जाएगा COH, CH3 Br CBrH। समझ गए? हेलोजन हमने देख लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू। अच्छा, और हाँ, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो यही बनेगा। अब ये एंटी एलिमिनेशन है, तो फिर से वही एक सेम टाइप का क्वेश्चन, एक वेज में है एक हैश में है, ठीक है। पहले इसको हम शुरू से करते हैं। एक मिथाइल है यहाँ पे, हमें इसमें Br लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? डबल बॉन्ड के साथ है। मिथाइल तो रहने देंगे, एक हम लोग लगाएंगे डैश में, एक लगाएंगे हम लोग वेज में। अब आएंगे रिएक्शन विद इंटरहेलोजिनेशन। इंटरहेलोजिनेशन में क्या होता है? Br, चलो हम इतने नहीं समझते हैं। अगर Br नेगेटिव Cl, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CH3, इनके ना आप लोग डिफरेंट टर्म्स मत देना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही हैं, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म देने से इतने सारे टर्म्स याद तो होंगे नहीं। CH2, इसे मैंने याद कराया Br और Cl एक साथ। अब क्या होगा? फिर से बॉन्ड टूटेगा, आपको पता है दोनों लग जाने हैं। दोनों कहाँ कहाँ लगने हैं वो देखो, क्लोरीन कहाँ लगेगा और ब्रोमीन कहाँ लगेगा। क्लोरीन हमेशा कहाँ लग रहा है हमारे पास? इधर जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH Cl CH2, और इधर लगेगा ब्रोमीन, उल्टा उल्टा लगेगा। क्यों? देखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को ही हमें बनाना होगा कायरल कार्बन, उसी के साथ हमें देखना होगा अल्फा हाइड्रोजन। अब जैसे कि हमारे पास अब क्या बचा है, यहाँ पे हमने O2 के रिएक्शंस कर लिए, CH2 के रिएक्शंस कर लिए, हाइपोक्लोरो एसिड्स। देखो, मैं तब से हाइपोक्लोरो एसिड्स क्यों कर रही थी, बिकॉज मुझे पता था ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
हाइपोक्लोरो क्या होता, हाइपोफिलस बोलते हैं, अगर आप क्लोरीन के टर्म्स में बोलोगे तो हाइपोक्लोरस हो जाएगा। हाइपोफिलस क्या होता है, जहाँ पे OH जो होता है आपका नेगेटिव, OH जो होता है आपका नेगेटिव टर्म में टूटे, और उसके साथ, यानी मतलब ये H रिलीज नहीं कर रहा है, ये एसिड OH रिलीज कर रहा है। और OH कैसा रिलीज कर रहा है, नेगेटिव, तो हाइपोफिलस लिखते हैं, क्लोरीन के टर्म में क्लोरस हो जाता है, ठीक है। हाइपोफिलस एसिड्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ClOH, ये कैसे टूटेगा, Cl प्लस में आ जाएगा बच्चों, दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। Cl प्लस में नहीं आता है, Cl नेगेटिव में आता है, लेकिन यहाँ पे Cl प्लस में आएगा और OH नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती है, फिर से लिख लो, नो रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। यानी ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको हम लोग करेंगे HOCl में, तो क्या बनेगा, पहले तो एक प्लस चार्ज लगा देंगे। प्लस चार्ज कहाँ लगेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज हमारे पास तो ऑब्वियसली यहाँ पे लगेगा, ठीक है। रीअरेंज हम नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना, वी कैन नॉट रीअरेंज। अब इसमें हमें क्लोरीन को वो जगह, अब में से हाइड्रोक्सी जो ये ग्रुप है हाइड्रोक्सी वाला, इसे हमें मेन कारल सेंटर देना है। इसका मतलब हम यहाँ पे प्लस चार्ज देंगे, इसका मतलब OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये बनेगा OH, यहाँ पे आएगा क्लोरीन। हमेशा एंटी ऐड करना, कभी भी सेम साइड पे ऐड मत करना, ठीक है। अब अगर हम इसमें ले NOCl लेंगे, अगर मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड में मान लो लिया NOCl कैसे टूटेगा, NO प्लस में और Cl नेगेटिव, NO प्लस में और Cl नेगेटिव में, तो जो भी नेगेटिव चार्ज कंपाउंड होगा, देखो मैंने कहाँ प्लेस किया है, उसके अराउंड हमें कायरल देखना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके अराउंड हमें कायरल देखना है। अब अगर मैं इसे रिएक्ट करवा दूं इससे NOCl से, बच्चों NOCl कैसे टूटता है, NO प्लस में और Cl नेगेटिव में, तो यहाँ पे हम किसको कायरल सेंटर के अलॉन्ग रखेंगे, Cl को, और यहाँ पे आएगा NO, समझ गए ना। एक और अच्छी चीज यहाँ पे, इसी को चलो मैं छोटा करके बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कोई एक कंपाउंड लिया, ये, इसे मैंने रिएक्ट करवाया है H2O से, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन वहीं पे अगर मैंने इसको करवा दिया हाइड्रोनियम आयन से, यानी H3O पॉजिटिव, तब क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन, तब H प्लस या तो H प्लस रिलीज करेगा और OH नेगेटिव रिलीज करेगा, तब आपको फिर से ये वाला बच जाएगा। नेगेटिव क्या रिलीज करेगा वो देखो ना, OH नेगेटिव रिलीज करेगा तो वो आएगा, अगर H नेगेटिव रिलीज करता, हालांकि करेगा कभी भी नहीं H नेगेटिव, लेकिन अगर H नेगेटिव रिलीज करता तो यहाँ पे फिर H आता, कहाँ पे, बीच में। अच्छा रीअरेंजमेंट यहाँ पे, नो रीअरेंजमेंट हाइपोक्लोरस के लिए होती है, ठीक है। हाइपोक्लोरस के लिए रीअरेंजमेंट नहीं होती है, लेकिन वाटर के लिए रीअरेंजमेंट हो सकती है, ये बात याद रखना। वाटर के लिए हमेशा रीअरेंजमेंट होगी, लेकिन हाइपोक्लोरस के लिए कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, समझ गए। H3O, H3O प्लस है क्या बेसिकली, है तो ये वाटर ही ना। H प्लस अगर हम जाएगा पानी में तो वो क्या बनाएगा, वो H3O प्लस बनाएगा, H3O प्लस के साथ रीअरेंजमेंट हो सकती है, लेकिन हाइपोक्लोरस के साथ कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। इसके बाद हमें देखना है रिएक्शंस विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर में क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। अब इसमें क्या होगा, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, कि पोलर है तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, वो भी हमें पता है। रीअरेंजमेंट यहाँ पे हो सकती है, यानी H2O के साथ अगर हमें रिएक्ट करना है तो रीअरेंजमेंट, यस, हो सकती है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको सिंपल OH लगाना है रीअरेंज कर करके, यानी अगर आपको H3, जो मैंने आपको पीछे रिएक्शन कराई ना, बेसिकली वो वाटर की ही थी, लेकिन वहां पे मैंने आपको क्यों कराई, हाइपोक्लोरस से कंपैरिजन में। ये एक मेरे पास कंपाउंड है,
इसे आपने रिएक्ट करवाया H2O से, देखो वो H2O नहीं लिखता है, वो H3O+ ही लिखता है, क्योंकि H+ आयन की तरह लिखेगा, यानी H3O+। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो कंपाउंड बनाया एज इट इज बनाओ, डबल बॉन्ड बस तोड़ दो। डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, इसे कर दो रीअरेंज, यहाँ पे जाके ज्यादा अल्फा एच आएंगे, इसका मतलब कि ये हो गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर ये हो गया तो जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है वहां पे हमें उसको स्टेबल करने के लिए क्या लगा देना है, OH। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम एलिमिनेट करेंगे विथ इन OH। इसे मैं कर देती हूँ छोटा। अब इसके बाद की जो भी रिएक्शन है H2SO4 वाली है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बचा है हमारे पास, एंड कुछ हमारे पास बची है हाइड्रोबोरेशन। इसे आई थिंक अब हमें नेक्स्ट में करना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए। रीअरेंजमेंट्स हमने देख ली हैं, एल्कीन को अब हम नेक्स्ट में फिनिश कर लेंगे, और एल्कीन और एल्काइन भी शुरू कर लेंगे, बिकॉज एल्कीन इज अ बिग टॉपिक। एक साथ करने जाते हैं ना तो इट बिकम्स अ लार्ज सब्सटेंस, वी कैन से बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे माइंड के लिए उसे रिटेन कर पाना, ठीक है। रिटेनिंग पावर हमें केमिस्ट्री में स्ट्रांग रखनी है, ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रखनी है। दैट्स वाई वी हैव टू अप्रोच अ टॉपिक स्लोली, ठीक है। धीरे धीरे एक टॉपिक को अप्रोच किया, उसके धीरे धीरे कंटेंट अपने पास लिए, उसके बाद उसे स्टेप बाय स्टेप में हमने फॉलो किया। हमारा टारगेट था एल्कीन को खत्म करना, वी हैव ऑलमोस्ट डन व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास केवल 2-3 टॉपिक बचते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन बचता है, एक ओजोनोलाइसिस बचता है, एक हमारे पास हाइड्रोबोरेशन बचते हैं। ये 3 मेजर टॉपिक्स बचते हैं जिसे हम नेक्स्ट में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में विल बी डन। बट अगर उसे हम अभी स्ट्रेच करते हैं देन विल फॉरगेट व्हाट वी हैव जस्ट लर्न, ओके ना। तो लेट्स एंड हियर। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, चीज़ें इंटेंस थी, ठीक है ना। इंटेंस होने के साथ साथ रिएजेंट्स इंटेंस थे, और अगर रिएजेंट इंटेंस है तो लर्निंग भी इंटेंस करनी पड़ेगी। इसके साथ आपको MOPs रिवाइज करने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है, जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कर ली उतनी केमिकल प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है। मार्कोनिकॉव रूल कहाँ यूज होता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहाँ यूज होता है, कहाँ पे उसके एक्सेप्शन है, कहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, कहाँ पे हाइपोक्लोरो एसिड है। अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, समझे, अ लॉट ऑफ नॉलेज। इन सबको रिटेन करो, इन सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQ करो, और धीरे धीरे चलो, ठीक है। आई होप यू ऑल लव दिस सेशन। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना और पढ़ते रहिए। बाय बाय।